फरीद आलम साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप सीईओ हैं एकेटी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। फरीद साहब, सबसे पहले ये बताइए, मार्केट की जो एक परफॉर्मेंस है वो कैसे देख रहे हैं? आज के दिन एक ब्रीथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वीक का आगाज देखें आप तो नेगेटिव जोन में हुआ मंडे ट्यूसडे। डू यू थिंक दैट आज के दिन यानी कि सेकंड डे है और पॉजिटिव देखा जा रहा है, पूरे वीक के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होगी मार्केट की? जी, फर्स्ट डे आपको हमेशा मुझे याद है, अब हमें काफी साल हो गए प्रोग्राम करते हुए। यू ऑलवेज मीन एंड नोट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। देखिए मैडम, हुआ ये कि जब वीकेंड से पहले ही, बल्कि जुमेरात जुमे को ये खबरें शुरू हो गई सोशल मीडिया पे आना कि शायद एमरजेंट स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी को बुला के खुदा न खास्ता रेट बढ़ा देगा। तो थर्सडे भी गुजर गया, फ्राइडे वीकेंड भी खैरियत से गुजर गया, फिर मंडे ट्यूसडे भी हो गया। लेकिन जो ये तलवार है वो लटकी हुई है। हमें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को जाहिर है अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जहां बहुत सारे नेगेटिव्स पहले चल रहे हैं। अगर ये वैसे तो मार्केट 100, 150 या 200 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज के लिए भी तकरीबन उसने जहन बनाया हुआ है लोगों ने, बट वो अपनी जो 16 या 17 मार्च को जो होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें क्योंकि अगर उसके अलावा ये करते हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि शायद हम अभी भी बहुत ही वीकर विकेट पे हैं, डिस्पाइट कि हमने 170 बिलियन के टैक्सेस और बहुत सारी जो IMF की बातें थी वो देर और सवेर, पहले तो हम डेफर करते रहे, उसके बाद हम सारी ही चीजें एक 10-15 दिन में सब मान गए। सो एक तो ये इम्पैक्ट था जिसने तंग किया और आज भी तंग किया और थोड़ा दिन अभी करेगा शायद, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी ट्रेजरी बिल की और काइबर की मूवमेंट ये शो कर रही है कि मार्केट थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक को कंसीडर कर रही है। दूसरी तरफ ये है कि अब आप देखें कि डॉलर का रेट थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो गया है, रिसीट कर रहा है, तो उससे ये भी सिग्नल है मार्केट को कि IMF इज नॉट वेरी अप नाउ अ फार थिंग, ये भी तकरीबन हम करीब आ रहे हैं। सो ये जो बैकलॉग है एलसीज का, एक दफा ये क्लियर हो जाए, IMF, मल्टीलैटरल, सऊदी अरब, चाइना, तो ये काफी सारा इनफ्लो जो रुका हुआ है बिकॉज ऑफ एंटरिंग इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद IMF, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और एक कोई ऐसा दिन होगा जिसमें माशाल्लाह और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि 1000, 1500, 2000 पॉइंट बढ़ जाएगी, मार्केट रिकवर कर लेगी। फरीद साहब, ये मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद जो इंपोर्ट कर्व हुई हुई हैं, फिर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स कम हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा जो एक सोल्यूशन है वो ये कि किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक एक्सपेंशन मुमकिन नहीं है। साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर इंपोर्ट्स कम होती हैं तो फिर एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। आप समझते हैं कि अब इन हालात के अंदर ये कैसे मुमकिन होगा कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें या ग्रोथ भी हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरेट हो? मुश्किल सिनेरियो बिल्टअप हुआ है, लेकिन आप देखें कि हमें इस वक्त जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इसी ने प्लीजिंग, इसी ने ही इस्तेसाल या इसी ने ही प्रोडक्शन करके अपने आप को आगे चलाना है। जो डिसिप्लिन लोग हैं या जो थोड़े खुदा खौफी वाले हैं, वो इन अगले 6 महीने साल में थोड़ा कम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि नई इंडस्ट्री लगाने की इस वक्त ना जरूरत है, ना एलसी खुलेंगी, ना इस रेट के ऊपर नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। हाँ, ये जरूर आप देखें कि सीमेंट सेक्टर में सिर्फ चले एक सेक्टर को लेके बात कर लें तो अगर इनकी कैपेसिटी 75 या 80 मिलियन टन पे गई हुई है, तो अभी भी ये लोग रुक नहीं रहे, अभी भी ये प्लान करते रहते हैं स्पॉन्सर्स ऑफ द सीमेंट प्लांट्स कि हम इसको कैपेसिटी को बढ़ाएं। और ये जो मालकान हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये मेरे और आपसे बहुत आगे के लोग होते हैं। अभी आप देखें कि इन्होंने 5-10 लोगों ने बायबैक शुरू किए हुए हैं, उसमें एंग्रो, मैपल लीफ, उसमें स्पेल, HBL, बैंक अल्फला, तो ये बहुत सारे लोग, क्योंकि मार्केट की जो प्राइसिंग है, सेकेंडरी मार्केट की प्राइसिंग इतनी लो हुई हुई है कि ये लोग खुद अपनी चीज को खरीदने के लिए आगे आए हैं, विच इज अ ग्रेट साइन एंड अ गुड साइन फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर। जहां तक आपकी ये बात रही कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का एक खुदा न खास्ता ये इट कैन किक इन,
तो मैं इससे एग्री करता हूं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इस तरह की एपिसोड्स छोटी मोटी या दर्दनाक किस्म की थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन इसको कैसे झेलेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कैसे आगे चलेगा, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ, और हम वी कंटिन्यू टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद द लास्ट ईयर ऑफ आवर्स। हमें देखना है कि दुनिया में आज हमारे जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो कैसे इस वाली प्रॉब्लम को, इन्फ्लेशन को और ये जो एनर्जी के क्राइसिस को झेल रहे हैं। तो आई थिंक द आंसर लाइज इन लिविंग टुडे, नॉट इन द पास्ट। वेल फरीद साहब, ये भी बताइए कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत चीप है, यहाँ पर बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आपने कहा कि कुछ लोग सामने आ रहे हैं, अपना ही माल खुद खरीद रहे हैं। मार्केट को इन तमाम चीज़ों में आप कहाँ देख रहे हैं, और साथ साथ जो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ और दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय? जी, मेरा ख्याल है सिर्फ अब जो कसर रह गई है, ऑल्दो इट हैज टेकन लॉन्ग दिस टाइम, वरना हमेशा होता था ना कि हम कहते थे कि अगर पुराने दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बट इस दफा टाइम ज्यादा लगा है इक्विटी इन्वेस्टर के लिए खास तौर पे। और तो ये IMF वाला प्रोग्राम एक दफा इन प्लेस हो जाए, थोड़े से फंड्स आ जाएं, थोड़े से मुराद मैं वैसे कह रहा हूँ एहतियातन, जो पाइपलाइन में है सऊदी अरब, चाइना और बाकी लोगों से जी। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जहां से थोड़ी जैसे ही ये चीजें इन प्लेस होंगी तो मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, और ये इसको काफी जितना दबाते हैं स्प्रिंग को उतनी तेजी से ऊपर जाता है। आई विश इक्विटी इन्वेस्टर्स गुड लक, और ये चीजें अगर आप साथ साथ रखें अपने जहन में तो फर्क पड़ेगा। कमिंग टू द सेक्टर्स, आई थिंक जो एनर्जी वाले हैं, ये जो समथिंग टू डू विद जहां डॉलर की प्राइस एप्रिसिएशन से इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि रिफाइनरी पॉलिसी वाले भी ये काम थर्ड टाइम आ रहा है। अगर ENP के अंदर आ जाएं और रिफाइनरीज आ जाएं, बैंक्स आ जाएं, सिक्लिकल्स में सीमेंट सेक्टर ने देखें पूरे, आप जो मर्जी नेगेटिव देख लें जो हुई मार्केट में, और बहुत सारे नेगेटिव वेरिएबल्स हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर ने और फर्टिलाइजर ने भी, लेकिन फर्टिलाइजर को मैं इसलिए इग्नोर कर देता हूँ कि उनको चीप मिल जाती है गैस। ऑटो के नंबर भी इतने बुरे नहीं हैं जितने हम लोग सोच रहे थे कि फूड सेक्टर, रमजान भी तो आ रहा है ना आगे। जी, फूड सेक्टर के अंदर भी इम्पैक्ट, क्योंकि वो पास ऑन करने की पोजीशन में है फूड सेक्टर और बाकी लोग भी, अभी तक डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं है, कम जरूर हुई है। तो आई थिंक फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ये ENP वाले जिनकी अर्निंग्स डॉलर्स में हैं, उस पे ज्यादा फोकस करें और एंट्री लें अगर नए लोग, तो इस वक्त हारने का चांस कम है। फरीद साहब, वेल लास्ट क्वेश्चन में बस 1 मिनट का आप मुझे आंसर दे दीजिए कि रिफाइनरी पॉलिसी जो कैबिनेट डिवीजन को पेश कर दी गई है, क्या इस बार चांसेस हैं कि अच्छी रिफाइनरी पॉलिसी आ जाए, क्योंकि 2 साल से तो हम वेटिंग लिस्ट में ही है ना? जी, रिफाइनरी पॉलिसी का आपने सही कहा, 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं कि ये बार बार बनती है और फिर शेल्फ हो जाती है। आई थिंक ये अभी अगर सऊदी अरब वाली इन्वेस्टमेंट ने आना है तो वो भी लोग शायद, क्योंकि इतनी बड़ी 8-10 बिलियन डॉलर की जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे नीड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो शायद इस दफा चांसेस हैं कि ये अप्रूव होके आ जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन वो 1 लाख बैरल पर डे से ज्यादा की रिफाइनरी होगी तो उसके बेनिफिशियरी कम होंगे। वेल, थैंक यू सो मच फरीद।